नमस्कार दोस्तों, इस नई वीडियो के साथ में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में हमने फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर किए थे और ये यूपी टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश प्रिपरेशन 2020 के लिए है। साथ ही ये टॉपिक जितने भी इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं हम पिछले जो टॉपिक थे उनमें हमने क्या-क्या चर्चा की थी। देखिए, आपके सामने जो स्क्रीन पे जितने भी टॉपिक्स हैं हम उनको पिछले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। जैसे मोनोलॉग है, सॉलिलोक्वी है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, असाइड है, इंटीरियर मोनोलॉग है, एसे टाइप्स एसे है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मेटाफिक्शन और फेबल्स। इसके साथ में मेमोयर, लीजेंड, मिथ और एपिग्राम। तो फ्रेंड्स, बने रहिए आप मेरी वीडियो के साथ में और अपनी स्टडी को बरकरार रखिए। इसके साथ में ही मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो बनाता हूं जो मोस्टली लोग नहीं बनाते हैं। और इस बार तो मैंने पूरी यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए सीरीज़ कंप्लीट कर रखी है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने टॉपिक नंबर 7 पर। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम अपने टॉपिक पे जिसका नाम है मेटाफिक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेटाफिक्शन को। ये टॉपिक आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन इसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। चलिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो ये रहा हमारा मेटाफिक्शन। अब बात कर लेते हैं कि मेटाफिक्शन होता क्या है। पहले तो मैं आपको ऑरली समझाऊंगा कि मेटाफिक्शन क्या होता है और इसका काम क्या है। देखिए, जब हम किसी कहानी को पढ़ते हैं, सपोज दैट कि हम किसी नोवेल को पढ़ रहे हैं, किसी स्टोरी को पढ़ रहे हैं, तो हम उसमें ये कैसे पता लगाएंगे कि ये कहानी रियल है या फिर ये इमेजिनरी है, यानी कि काल्पनिक है या फिर ये रियल है। तो जो मेटाफिक्शन है उसका काम यही होता है कि वो हमें ये बताता है, उसके द्वारा हमें ये पता पड़ता है कि जो कहानी हम पढ़ रहे हैं वो रियल नहीं है। वो कहानी कैसी है? वो कहानी इमेजिनेटिव है। यही बात वो अपने मुंह से बोलता है। अब हम बात करने वाले हैं कि ये मेटाफिक्शन आखिर है कौन? कौन है जो हमें ये बताता है कि जो कहानी हम पढ़ रहे हैं वो कहानी कैसी है? इमेजिनरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम शुरू से। मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशली इसका एक नोट्स बनाया है जो आपके सामने स्क्रीन पे प्रेजेंट है। देखिए, मैंने लिखा है कि मेटाफिक्शन क्या है? मेटाफिक्शन इज अ फिक्शंस दैट कंसर्न द नेचर ऑफ फिक्शन इटसेल्फ। कहने का मतलब है, मेटाफिक्शन वह फिक्शन है जो फिक्शन की प्रकृति को समेटता है। अभी मैं इसको डिटेल में डिस्कस करा दूंगा, एक एक पॉइंट समझा दूंगा इसका, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पहले आप बस वीडियो को देखते रहिए। तो मेटाफिक्शन क्या है? मेटाफिक्शन वो फिक्शन है जो फिक्शन की प्रकृति को समेटता है। फिक्शन का मतलब क्या होता है? फिक्शन का मतलब होता है नोवेल। ओके, जो नोवेल की प्रकृति को क्या करता है? समेट देता है। either by either by reinterpreting a previous fictional work or by drawing attention to its own fictional status। तो यहाँ हमारा कहने का मतलब ये है कि वह पिछले किसी काल्पनिक काम पर, पिछले किसी इमेजिनरी वर्क पर, यानी किसी नोवेल पर फिर से लगाम लगाकर अपनी खुद की काल्पनिक स्थिति पर ध्यान आकर्षित करता है। कहने का मतलब, जैसे कोई रचना लिखी गई है, उस रचना के बारे में वो डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है, और जो करंट में जो रचना चल रही है, जिस रचना में वो बोल रहा है नरेटर, उसके बारे में ध्यान आकर्षित करता है। ओके, इसकी एक एक चीज आपके समझ में आ जाएगी, डोंट वरी। अभी आप वीडियो के साथ में बने रहें। एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉर्मर इंक्लूड जॉन गार्डनर्स ग्रैंडेल। देखिए, इसमें क्या है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि ये मेटाफिक्शन क्या है। पहले तो मैं चलो बता देता हूं कि आपको मेटाफिक्शन क्या होता है। मेटाफिक्शन एक ऐसा करेक्टर होता है किसी नोवेल में जो राइटर की तरफ से उस नोवेल के बारे में, नोवेल के अंदर ही बताता है कि आप लोग जो पढ़ रहे हो वो क्या है, एक इमेजिनरी वर्क है, ये एक रियल स्टोरी नहीं है। ये क्या है? सिर्फ एक फिक्शनल वर्क है। ये राइटर के थ्रू किसी कैरेक्टर के द्वारा बताया जाता है, जिसके द्वारा हमें ये पता पड़ जाता है कि हम जो कहानी पढ़ रहे हैं वो काल्पनिक कहानी है, ओरिजिनल कहानी नहीं है। तो ये बताता किस तरीके है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक एग्जाम्पल है इसमें, फॉर्मर इंक्लूड जॉन गार्डनर्स ग्रैंडेल। जॉन गार्डनर के द्वारा लिखा गया एक नोवेल है जिसका नाम है ग्रैंडेल, विच रिटेल्स द एंग्लो सैक्सन इपिक वी वॉल्फ फ्रॉम ए न्यू पर्सपेक्टिव।
कहने का मतलब हमारा ये है कि हमने एक एग्जाम्पल दिया है इसमें, जैसे कि जॉन गार्डनर का ग्रेंडल नाम का एक नोवेल है वो हमने शामिल कर लिया है इसमें, जो हमें क्या बताता है कि यह एक नई दृष्टिकोण से एंग्लो सैक्सन महाकाव्य, जिसका नाम क्या है बियोन वुल्फ, को रिटेन करता है, दोबारा से बताता है उसके बारे में दोबारा से चर्चा करता है। कौन सा वाला? ग्रेंडल। ग्रेंडल में एक कैरेक्टर है जो इस वर्क पर चर्चा डालता है, यानी ग्रेंडल में क्या है, एक कैरेक्टर है और इस नोवेल के बारे में ये बात करता है। इसके अंदर जो कैरेक्टर है वो एक नए तरीके से इस नोवेल के बारे में बताता है। और देखो एक और मैंने एग्जांपल दिया है कि माइकल कनिंगम, ये भी क्या है, एक नोवेलिस्ट हैं। इनका जो नोवेल है उसका नाम है द आवर, विच पोर्ट्रेट 3 वुमन कनेक्टिंग टू द वर्जीनिया वुल्फ्स मिसेस डॉलवे। ठीक है, इसमें क्या होता है, माइकल कनिंगम का एक नोवेल है द आवर यानी कि घंटा, इसमें वर्जीनिया वुल्फ का एक नोवेल है, ओके, जो कनेक्टेड है किससे, मिसेस डॉलवे से। इस मिसेस डॉलवे के अंदर 3 महिलाएं होती हैं, 3 स्त्रियां होती हैं, इनके बारे में इसका जो कैरेक्टर है द आवर का, वो बात करता है कि उस यानी मिसेस डॉलवे में जो महिलाएं हैं 3, वो किस तरीके की हैं, क्या करती हैं। और इसी में जो द आवर है, इसी में वर्जीनिया वुल्फ का भी वर्णन कर देता है, इसका जो कैरेक्टर होता है वो। तो ये है एक मेटा फिक्शन कैरेक्टर जो कि हमें पिछली कहानियों के बारे में भी बता देता है, यानी पिछली कहानियों पे भी नज़र डाल सकते हैं राइटर अपने नोवेल में, अपने ड्रामा में मेटा फिक्शन कैरेक्टर को क्रिएट करने के बाद में वो चाहे किसी के बारे में भी बात करवा सकता है, और साथ ही साथ वो ये बता देता है कि आखिर कहानी में चल क्या रहा है, यानी वो इमेजिनेटिव कैरेक्टर होता है और वो हमें हकीकत से वास्ता करा देता है। यही होता है हमारा मेटा फिक्शन। एक चीज़ और है इसमें, वो देख लीजिए। और बात के जो प्ले हैं, बात के जो वर्क हैं, उनमें हमारा एक नाम आ जाता है जिसका नाम है मिलन कुंडेरा। ये भी क्या है, एक उपन्यासकार हैं। इनकी एक रचना है जिसका नाम है अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग, तो इन विच द नरेटर टेल्स द स्टोरी एंड कमेंट्स ऑन हिज ओन टेलिंग स्टोरी। तो इस उपन्यास में क्या होता है, इसका जो कैरेक्टर है, जिस कैरेक्टर मतलब मेटा फिक्शन क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है, इतना समझ लीजिए। मेटा फिक्शन क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है जिसको राइटर अपने लिए बनाता है, क्योंकि राइटर तो उस नोवेल या उपन्यास में घुस नहीं सकता है क्योंकि वो तो कहानी है। तो वो मेटा फिक्शन कैरेक्टर के तहत ही जो कुछ बताना चाहता है वो उसमें बताता है। सपोज दैट कि एक आदमी का नाम रख दिया राम, अब राम उस कहानी के बारे में अंदर कहानी के चल रहा है और बता रहा है, जो कुछ भी बताना चाहता है राइटर, तो वो राइटर का माउथ पीस हो जाता है, यानी जो राइटर बोलता है वो राइटर अपने मुंह से नहीं बोलता, राइटर उसके मुंह से बुलवाता है, वही होता है मेटा फिक्शन। तो इस कहानी में क्या है, अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग में जो नरेटर है वो स्टोरी पे कमेंट करता है और ये भी बताता है साथ में कि मैं जो कहानी बता रहा हूँ, यानी जो नोवेल चल रहा है वो कैसा है, वो एक इमेजिनेटिव नोवेल है, आप इसको हकीकत मत मान लेना। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको थोड़ी दूसरे तरीके से और समझा देता हूँ जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। ओके, क्योंकि इसमें कोई भी एस्पेक्ट रहना नहीं चाहिए आई थिंक। जैसे मैं इसको फिर से एक बार डिफाइन करता हूँ कि मेटा फिक्शन क्या है। मेटा फिक्शन एक यानी फिक्शन का ही रूप है जो अपने स्वयं के निर्माण पर जोर देता है, यानी मेटा फिक्शन के निर्माण पर जोर दे देता है। जैसे कि कोई कहानी है उसमें मेटा फिक्शन है तो अपने आप के बारे में बताता है, अपने खुद के कैरेक्टर के बारे में बताता है, खुद के नोवेल के बारे में बताता है, या उस नोवेल के बारे में बताता है जिस नोवेल पे चर्चा चल रही है। और ये पोइट नहीं होता, ड्रामाटिस्ट नहीं होता, नोवेलिस्ट नहीं होता, उनके द्वारा बनाया गया एक कैरेक्टर होता है जो कहानी के या नोवेल के अंदर ही होता है, जो लगातार पाठकों को याद दिलाता है कि वे एक काल्पनिक रचना पढ़ रहे हैं। याद रखना इस चीज का। वो क्या करता है, वो पाठकों को, यानी हम लोग जो नोवेल पढ़ते हैं, हम लोगों को बताता रहता है कि हम क्या करते हैं, काल्पनिक रचना पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं। ये भाषा, साहित्य, रूप, कहानी कहने के बारे में स्वयं जागरूक है और सीधे या परोक्ष रूप से मेटा फिक्शन के काम की कलाकृतियों के रूप में उनकी स्थिति पर ध्यान आकर्षित करता है। ओके, मेटा फिक्शन अक्सर साहित्यिक परंपराओं को कमजोर करने और साहित्यिक और वास्तविकता, जीवन और कला के बीच में संबंधों का पता लगाने के लिए एक पैरोडी या उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको इसलिए यूज किया जाता है कि इससे यानी कि मेटा फिक्शन और वास्तविकता, साहित्य और वास्तविकता, जीवन और कला के बीच में संबंध का पता लगा ले कि किस तरीके के इन दोनों में रिलेशनशिप चल रही है। और आमतौर पर जो मेटा फिक्शन है वो यानी कि उत्तर आधुनिक साहित्य काल से जुड़ा हुआ है, यानी 20वीं शताब्दी में लगभग ये पैदा हुआ था, ध्यान रखना।
कब पैदा हुआ था? 20वीं शताब्दी में, 20th सेंचुरी में इसका प्रचलन शुरू हो गया था। यानी जो नोवेलिस्ट हैं उन्होंने अपनी कहानी में ही अपना कैरेक्टर डालना 20वीं शताब्दी से शुरू कर दिया था। इसके उपयोग से फिक्शन के बहुत पहले के कार्यों का पता चल जाता है। मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत पहले को कार्यों का मतलब है जैसे कि मैं नोवेल आज लिख रहा हूँ, करंट की डेट में मैंने कोई नोवेल लिख दिया और इसमें मैंने कोई कैरेक्टर बना दिया। वो कैरेक्टर चाहे तो रामायण के बारे में बात कर सकता है, ओके। वो कैरेक्टर चाहे तो जॉन मिल्टन के नोवेल्स के बारे में बात कर सकता है, शेक्सपियर के ड्रामा के बारे में कुछ भी बता सकता है। यानी हमारा कैरेक्टर है, कुछ भी बोलेगा, उसमें कोई वो नहीं है, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। और वो ये साथ साथ ये बताता रहता है कि हम जो देख रहे हैं वो क्या है, काल्पनिक चीज है, हकीकत मत समझ लेना इसको। ठीक है। तो इसके बाद में 1960 के दशक में ये और प्रसिद्ध हो गया। और 1960 के दशक में जैसे कुछ राइटर हैं, जैसे जॉन वार्थ, क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जॉन वार्थ, JOHNBARTH, जॉन वार्थ। तो जॉन वार्थ जो है उन्होंने एक पोएम, अपना एक वर्क लिखा है जिसका नाम है लास्ट इन द हाउस, इन द हाउस, ओके। तो ये इनका बहुत अच्छा वर्क है, इसमें इन्होंने मेटा फिक्शन का प्रयोग किया है। रॉबर्ट कबर का भी एक है, बेबी सिटर, रॉबर्ट कबर, नाम याद रखना इसका, रॉबर्ट कबर। और इनकी जो क्रिएशन है उस क्रिएशन का नाम है बेबी सिटर। इन चीज़ों को याद रखना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन में आ गए कि बेबी सिटर में मेटा फिक्शन है या नहीं, तो आप इसका आंसर तो भी दे देंगे। तो आई थिंक फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसके बाद में जो अगला हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है फेबल, ओके। फेबल के बारे में भी हम चर्चा करने वाले, लेकिन इससे पहले हम वीडियो को टाइम और लेंथ देख लेते हैं कि कितनी हो गई, क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आप लोग वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं और फिर आपके भी काम में नहीं आता और मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मैं अगले वीडियो में फेबल्स पर डिस्कस करने वाला हूँ और फेबल के बाद में और भी जो टॉपिक मैंने दिखाए थे उन पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपको लगता है कि ये आपके इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपके एग्जाम में आ सकती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मैं जब फेबल या किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उन लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आगे भी मैं आप लोगों से चर्चा करता रहूँगा। तो इसके साथ में बाय बाय।